पुनः आप लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो प्रश्न पहला हमारा था इसमें, श्वेत क्रांति का जनक, सबको पता है, निश्चित रूप से पता होगा इसमें कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है और क्या काम किया था उन्होंने, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए एक बार। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो क्या काम बताइए किए थे, कौन सा काम किए थे वर्गीस कुरियन ने, क्या काम किया था? सर दूध उत्पादन में काम किए थे ना, दूध के इसमें क्या है कि संकरण कराए थे जी गाय और सुअर का, और फिजिशियन गायें जो आपके हैं जिसको अधिक दूध देती जो है, इसी का परिणाम है। तो दूध क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है मतलब दूध उत्पादन हुआ, इसलिए इसको दूध क्रांति के नाम से जानते हैं वर्गीस कुरियन को। और देखिए एक नाम यहाँ पे है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बताएंगे किस क्षेत्र में काम किए हैं? कौन सा काम वर्गीस का, कौन सा काम इनका है हरगोविंद खुराना का? ये डीएनए संश्लेषण, आरएनए डीएनए पर काम किए थे। और देखिए यहाँ पे एक नाम है डॉक्टर होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा नाम यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन सी वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए किस क्षेत्र में इनका है काम है? तो विज्ञान के क्षेत्र में है। कोई और बताए? विज्ञान क्षेत्र में तो है करे, डिजिटल क्षेत्र विज्ञान में इनका है। इनको परमाणु परमाणु क्षेत्र का, नाभिकीय क्षेत्र का जो है, या परमाणु क्षेत्र का इन्हें जो है जनक कहा जाता है, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और राजेंद्र प्रसाद को बारे में पता ही आपको है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, और जो आपका संविधान सभा बनी थी उसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी समिति के थे। अस्थायी में आपके सत्येंद्र सिन्हा बनाए गए थे। 9 और 13 का 9 नवंबर 13 नवंबर का डेट है ये। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है यहाँ से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो बता दीजिए भाई, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? झारखंड से सर, झारखंड। देखिए 8 राज्य आपके हैं, 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए बीच में से एक रेखा पड़ी हुई है यहाँ पे, और इन रेखाओं से ही टच होकर के आज आपके हैं। और एक सूत्र है, मित्र पर गमछा झार, सूत्र है एक, मित्र पर गमछा झार। अगर वो सूत्र अगर याद आपको है तो मुझे लगता है कि आप कर्क रेखा के राज्यों को याद करेंगे। इसमें देखिए झारखंड करके, यहाँ पे झार शब्द, झारखंड देखिए यहाँ पे झारखंड से झार में मैच कर रहा है। इसे मित्र का मतलब है, इसे मित्र से माँ से मिजोरम है, त्रा से त्रिपुरा है, और पर से पा से पश्चिम बंगाल है, रा से राजस्थान है, गा से गुजरात है, माँ से मध्य प्रदेश है, और झा से झारखंड है। तो कम से कम 8 राज्यों का नाम तो आपको याद रहेगा मित्र पर गमछा झार सूत्र से, अगर आप याद किए इसको है तो ये चीज जरूर दिमाग में रखिए अपने आप, जो है आप किस तरह से हम प्रश्नों को याद करेंगे। अगला प्रश्न आपके, अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताना आपको है कौन सा राज्य है जहां पर जो है 3 सागर, जो आपके हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, तीनों का पानी मिलता है। कई बार प्रश्न परीक्षा में इसको आया, पूछा भी कई बार गया आप लोगों से, बता दीजिए। कन्याकुमारी। हाँ देखिए कन्याकुमारी नाम यहाँ पे एक है, एक रामेश्वर देखिए यहाँ पे, एक देखिए इंदिरा पॉइंट है, और एक है नारकोइल। तो तीनों चारों नाम तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, परीक्षा प्रश्न कई बार आए। पहली बात तो यहाँ जानिएगा कन्याकुमारी है, जगह का नाम क्या है? कन्याकुमारी।
और रामेश्वर धाम भी आपका कन्याकुमारी पर ही लगभग है, वही क्षेत्र वही है। रामेश्वर धाम कन्याकुमारी का क्षेत्र वही, लेकिन उसको कन्याकुमारी के नाम से लास्ट छोर जो आपका है कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। जो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु है भारत का जो है, और यहाँ पे तीनों तरह के पानी, तीनों समुद्रों के, तीनों सागरों के पानी, हिंद महासागर तो महासागर है ही पे करे, अरब सागर और बंगाल खाड़ी के पानी टच करता है। इंदिरा पॉइंट बताइए क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट क्या है और कहाँ पड़ता है ये? नीचे नीचे सबसे दक्षिणी में। यहाँ पे ये यहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में आएगा सर। यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र आपका है, ये क्षेत्र आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जहाँ मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, ये क्षेत्र आपका है। और अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ सबसे ऊपरी पोर्शन जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पर ये पोर्शन, यहाँ पे आपका कौन सा बताइए क्षेत्र का नाम बताइए, कौन सा है? इंदिरा काल है। यहाँ पर कौन सा है इधर? किविथु पड़ता है। यहाँ पे बताइए क्या है ये वाला पोर्शन, क्या पड़ता है? गुहार मोता। गुहार मोता। गुहार मोता किस राज्य में है, किस राज्य में है? गुहार मोता किस राज्य में है? गुजरात में। कहीं भाई किसी का माइक ऑन है और तरह तरह की बातें हो रही हैं बाजार में जैसे लग रहा है, या कहीं पर थोड़ा दूर हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन यहाँ पे है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश। क्या सही करेंगे? जवाब यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे शेख हसीना उसमें थी तो उनका फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल कितनी लंबाई, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है स्थलीय सीमा की? सबसे ज्यादा लंबाई कितनी है? लगभग कितना बताइए, कोई बोल दे लगभग, या पूरा एक्यूरेट बता दे कितना है? 11 लगभग 4000 कुछ है, 900 के अगल बगल है कुछ, अंत में 990 या 99 करके है, तो 4000 से ज्यादा है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 4000 से ज्यादा है। पाकिस्तान, नेपाल और चीन, सबसे छोटी सीमा आपके अफगानिस्तान के साथ होती है, लगभग 145 के अगल बगल है। और दूसरा स्थान इसके बाद आपका चीन का आता है सीमा को लेकर, बांग्लादेश के बाद चीन का नंबर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ देखेंगे आप तो बांग्लादेश देखिए बिल्कुल बीच में घुसा हुआ है, यहाँ पे बीच में ही भारत के, तो तीनों तरफ से भारत के साथ घुसा हुआ, एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो अधिकतम सीमा भारत से टच करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट आबू। क्या सही करेंगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत का है? भारत की बात है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत की बात यहाँ पे कंचनजंगा है। तो भारत की बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे केटो गडविन होता है तो वो हो जाता, केटो गडविन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा किस राज्य, कहाँ पर है कंचनजंगा, किस राज्य में है? कंचनजंगा है कहाँ पे, किस राज्य में है कंचनजंगा? ये देखिए छोटा सा लिखा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, सिक्किम लिखा हुआ है, सिक्किम लिखा हुआ है, तो सिक्किम में कंचनजंगा पड़ता है। और आपका केटो गडविन स्टेन जो आपका है पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है ये। तो और मकालू देखिए यहाँ पे लिखा, मकालू नेपाल में है, ये वाला जो है नेपाल में है। धौलागिरी यहाँ पे नाम नहीं है, और धौलागिरी भी नेपाल में पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट का नाम जो आता है, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में, वहां पे इसका नाम क्या है एवरेस्ट का? सागर माथा नाम वहां पे इसका है। एवरेस्ट का नाम वहां पे क्या है नेपाल में? सागर माथा। चाइना कहता है मेरे में है, नेपाल कहता है कि मेरे में है।
इस तरह से आप कुछ चीजों को यहाँ पे रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पे है, क्या नाम, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करें। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? सरक्रीक विवाद एक है, दूसरा किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, चीन पाकिस्तान, चीन भारत, किसके देश में सरक्रीक विवाद है? और देखिए यहाँ पे दिया भी है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि सरक्रीक आपका यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे, ये यहाँ पे बना हुआ है सरक्रीक। वेस्टर्न बैंक है, लेकिन भारत का इसमें नाम नहीं है कहीं पर। इंडिया बॉन्ड बॉर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ द, चलिए क्रीक, सरक्रीक नाम है। और ये हमें लग रहा है, बताइए भाई, कोई बता दे कहाँ हो सके? गुजरात देखिए यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो आपकी नदी बह रही सिंधु वाली, सरक्रीक के बीच में है। तो देश कौन सा हो सकता है यहाँ पे? अब तो इसका उत्तर मिलना चाहिए, देश कौन सा हो सकता है? चीन। यहाँ पर चीन है, सिंधु नदी के बीच में चीन आता है, यहाँ पे है। यहाँ पर जहाँ पे आपका कच्छ का रन जहाँ पे है, गुजरात तो वही टच करता है ना, चीन कहाँ उधर मिलेगा? तो सिंधु नदी जो उसको अलग अलग करती है भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान इधर होना चाहिए। जब आप टिक करिए भारत और पाकिस्तान पे, ए वाले पे, क्योंकि ये चलेगा नहीं, तो यही सही है, भारत पाकिस्तान। सरक्रीक विवाद आपका जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है, सुमेलित नहीं है। झरने को लेकर बात है यहाँ पे, देखो झरना गिर रहा है, बड़ा सा झरना गिर रहा है, तो सुमेलित नहीं, कौन सा झरना कहाँ पे है, मतलब मैचिंग बताना आपको। जोग यहाँ पे लिखा है, शरावती लिखा हुआ है, नदी का नाम है, कौन सा झरना किस नदी पर है? तो ऑप्शन सही है जोग वाला। बोले भाई, क्या जोग ऑप्शन सही है शरावती नदी के लिए? नहीं। अच्छा, शिव समुद्र मतलब ये वाला सही है, पहला वाला सही मिला है। कपिल धारा नर्मदा, ये सही है। धुआंधार गोदावरी। और कोई बता दे भाई, और कोई बोले, जवाब इसका दे दे। गलत सही, इनका जवाब सही नहीं है। और कोई जवाब दे दे कि कौन सा इसमें मैचिंग नहीं हो रहा है। धुआंधार वाला होगा, धुआंधार वाला होगा सर, ये धुआंधार इस पर नर्मदा और ताप्ती वाले पर। हाँ बिल्कुल सही आपका है, नर्मदा और ताप्ती पर धुआंधार का नाम कपिल धारा है, धुआंधार का एक नाम कपिल धारा भी है, दोनों अक्का हैं, अलग अलग नहीं है। और जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात आपका जो है शरावती नदी पर ही है, कर्नाटक में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा भारत का झरना है ये। और शिव समुद्रम कावेरी पर ही है, बिल्कुल सही है। और कपिल धारा नर्मदा पर ही है, इसी को धुआंधार भी कहते हैं। और गोदावरी नदी पर जो है ये झरना नहीं है धुआंधार जल झरना आपका जो है ये जमशेदपुर में है, शायद एमपी में पड़ता है ये धुआंधार। तो अगले ऑप्शन पे आ जाइए। अगला ऑप्शन आपका है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित? चिल्का झील कहाँ पर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में बार बार प्रश्न यहाँ चिल्का झील से आए हुए हैं। पहले तो राज्य कौन सा है चिल्का झील का है? उड़ीसा। बहुत सही। ये मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है? झील देखो यहाँ लिखा हो, देखो यहाँ पर झील है चिल्का झील, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत के उड़ीसा राज्य में है। मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? कैस्पियन सागर। भारत की है तो विश्व की। और कैस्पियन मीठे की है खारे की है? कैस्पियन मीठे वाले के खारे वाले है? कौन सी? खारे की है सर, सुपरिया झील जो है। खारे की है, कैस्पियन खारे की है। और कैस्पियन झील आपके जो है रूस में पड़ती है। रूस और
रूस रूस और यूरोप के बीच की बॉर्डर लाइन लगभग बनाती है वो, कैस्पियन झील बनाती है आपकी। खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी विश्व की झील है। सबसे मीठी झील आपकी सुपीरियर सुपीरियर झील कहाँ पर बताइए? नहीं, तो सुपीरियर झील कहाँ पड़ती है, किस राज्य में है, या किस देश में है? रूस में। तो कैस्पियन कहाँ पे है? सब भूल गया, दिमाग से बाहर निकल रहा है। सुपीरियर झील आपके यूएसए में है। सुपीरियर झील जो है यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और कैस्पियन झील जो है रूस में है। और भारत और क्या नाम है आपका, यूरोप और रूस के बीच की एक तरह से बॉर्डर लाइन का निर्माण करती है। यहाँ बात मुख्य रूप से हमारी हो रही थी चिल्का झील को लेकर के, जो यहाँ पे है। खारे पानी की झील है, सबसे मीठे पानी झील आपकी बुलर झील यहाँ पे है। अब इस समय ये जो है कि किसमें पहुंच गया, उसमें तो नहीं पहुंच गया कहीं है, तो नया राज्य बना आपका है। बुलर और डल बुलर दोनों झीलें। चलिए फिलहाल अभी आप जम्मू कश्मीर मानिए, हमें लग रहा है कि हो सकता है चेंज होकर के जो कि बॉर्डर लाइन पे होगी, तो वहां हो सकता है उसमें चली गई हो, जमती है। अगला देखिए यहाँ पे मालाबार तट दिया हुआ, ये भी तट को लेकर प्रश्न कई बार परीक्षा में आए हुए हैं, मालाबार कोकण तट को लेकर के। ये देखिए ये वाला तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें है। लेकिन प्रश्न तो राज्य पूछा था, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, और यहाँ पर ऑप्शन कुछ और है। 1 मिनट। अच्छा, तट पूछा होगा, किस तट पर, बताओ किस तट पर झील है ये झील किस तट पे पड़ेगी? चिल्का झील किस, बताओ राज्य में तो छोड़, राज्य छोड़ दीजिए, बताओ किस तट पर पड़ेगी झील ये? कोकण। यहाँ देखिए कोकण तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन कोकण का है, ये वाला। ये देखो ध्यान मालाबार। दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को, यहाँ पे एक कोरोमंडल है, यहाँ पे मालाबार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोरोमंडल तट है। और इसको लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्षेत्र को जो है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो आपकी अगर चिल्का झील की बात करेगा तो आपका उत्तरी सरकार तट पर लगभग आएगा ये। अब नाम इसका अलग अलग क्यों रखा मुझे पता नहीं, लेकिन इसका नाम कुछ चेंज है यहाँ से। तो कोकण तट देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्र, जो गोवा के बाद का क्षेत्र जो आपका आता है, गोवा से लेकर के गुजरात तक का क्षेत्र कोकण तट में आता है। गोवा तक के तट को जो है हम क्या मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और ये चेन्नई से लेकर के आपका क्या बोलते हैं तमिलनाडु तक का क्षेत्र जो होता है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो कुछ चीजें परीक्षा में आपको इस तरह से पूछता है, तो आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा उसको। अगला देखिए, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, इनका कार्यक्षेत्र किसको था? कार्यक्षेत्र में किसको जगह किसको लिखा हुआ है? वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? मतलब मुख्य रूप से मैं किसको में काम किए, ये मूल रूप से निवासी किस देश के थे? ऑप्शन यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। क्या सही करेंगे? अमेरिका। चलिए टच करिए, चलिए जवाब सही निकल गया आपका। और मुख्य रूप से मैक्सिको में जाकर काम किए थे। हरित क्रांति के जनक बताओ, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत के भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम मुंशी। एम मुंशी। और कोई बताए भाई? स्वामीनाथन करके कोई है सर। स्वामीनाथन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वामीनाथन है। और भारत के स्वामीनाथन है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। फिर मिटा दो इसको, मैं पहले ज्यादा बढ़ गया है। तो गृह त्याग का प्रतीक यहाँ पे है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पे है घोड़ा का, हाथी का, बैल का, भेड़ का। तो
बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक इसमें क्या है? घोड़ा, घोड़ा। हाथी, बैल, घोड़ा है। बिल्कुल सही जवाब आपका है। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा यहाँ पे है। चलिए बहुत खनवा हो। चलिए, तो घोड़ा प्रतीक यहाँ पे है। अगला ऑप्शन आपके है, सांची क्यों विख्यात है? सांची, तो सांची पड़ता है, बताओ पहले कहाँ पे है? सांची कहाँ पड़ता है? सांची पड़ता कहाँ पे है, क्यों प्रसिद्ध है? बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये सबसे बड़ा स्तूप है सर ना, ये राजस्थान में पड़ता है। बिल्कुल जवाब सही है। और राजस्थान में नहीं पड़ता, शायद एमपी में पड़ता है सांची वाला। मध्य प्रदेश में है, शायद एमपी में ही है। और राजस्थान में इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। एमपी में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप का मतलब होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियों को दफनाया गया, मतलब उनके अवशेष जो है मिले हैं, जहाँ जहाँ पे दफनाया गया वही उनका जो है स्तूप बनता है। स्तूप का प्रतीक उनके जो है क्या बोलते हैं, समाधि को लेकर के, मतलब उनके अवशेषों को दफनाने को लेकर के। तो सांची का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जवाब सही क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कुशीनगर में कुछ नहीं है तो? अरे भाई, कुशीनगर में मरे ही थे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु ही हुई थी। तो मतलब जहाँ मरे थे वहां दफना गया? नहीं समझ रहे हैं। कुशीनगर उनके ऐसे कहीं पर अंगुली दफनाया गई, कहीं उनका पैर दफनाया, कहीं अंगूठा दफनाया गया, इस तरह से दफनाया गया है। और जहाँ जहाँ पे उनके अंगों को, ऐसे भी श्रीलंका लेके उनके गौतम बुद्ध के क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध के अशोक के सुपुत्र संघमित्रा और क्या नाम था उसका, महेंद्र, उनकी कुछ हस्तियों को लेकर श्रीलंका गए थे। श्रीलंका जाकर उनका स्तूप बनवाए। जब दोनों लोग गए थे श्रीलंका में, तो वहां जाकर स्तूप का निर्माण करते हैं। वहां का राजा जो बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, वहां स्तूप का निर्माण करते हैं। अभी जल्दी ही गौतम बुद्ध की कुछ हस्तियों को जो थाईलैंड कहीं भेजा गया है, अभी भी, मतलब जहाँ पे उनके अवशेष रखे वहां से खाली करके जो है वहां भेजा गया। तो इस तरह से जो है, मतलब जहां जहां जाता है वहां पे उनके, मतलब उनके अवशेषों को दफनाया गया, उसको स्तूप कहा जाता है। अरे भाई, उनका क्या क्या बोलते हैं उसको, कुशीनगर में क्या कहा जाता है? उनके 4 चीजें हैं मृत्यु कहाँ मरे थे, ऐसे धम्म चक्र प्रवर्तन, अंतिम वाला जो आपका वही है, कुशीनगर में ही है। क्या बोलेंगे उसको? महापरिनिर्माण जी, महापरिनिर्माण। जो बौद्ध भाषा में जो शब्दावली पाली भाषा के महापरिनिर्माण है। तो महापरिनिर्माण प्राप्त कहाँ पे उनको हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में मरे थे। वो लोग कहते हैं कि अंतिम में मल्ल राज थे वहां के, और उन्होंने शुगर का अंत में उनको हुआ था, क्या बोलते हैं, इनको पेचिस पड़ रही थी। तो किसी ने बताया कि शुगर का मांस खाएंगे तो सही हो जाएगा। बाद में अब शुगर का मांस खाए कि नहीं खाए, क्या किए, लेकिन इस तरह अफवाह फैलती है कि वहां के अंतिम जाकर वहां पे शुगर का मांस खाते हैं और पेचिस बढ़ जाती है, घट जाती है, मतलब उसी में उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है वहां पे। जबकि अहिंसावादी थे, मांस नहीं खाते, तो मांस खाने कोई चांस नहीं था। फिलहाल आपको इस तरह की चीजें वहां लिखी हुई मिलती हैं, तो वहां पे इस तरह लिखा हुआ है। तो इस तरह से। और धम्म चक्र प्रवर्तन एक बताओ कहाँ पे किए थे? बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ। सारनाथ का नाम उसमें ऋषिपत्तनम था। सारनाथ का नाम उसमें क्या था? ऋषिपत्तनम। और एक नाम और मिलता है वहां पे, एक नाम पाली भाषा में और मिलता है, उसको नाम भी कोई परीक्षा में टच किया हुआ है, उस पर चर्चा दिमाग में नहीं मारे आ रहा है। ऋषिपत्तनम कोई परीक्षा में पूछा हुआ है, तो किसका नाम है ये, किसका प्राचीन नाम था? चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन इकाई किसके मापन के लिए बनाई गई है? किसके मापन के लिए बनाई गई है? ओजोन परत के घनत्व के लिए, मिट्टी के मृदा तत्व को लेकर, रेडिएशन को लेकर, इसमें से कोई नहीं। तो डाप्सन इकाई किसके मापन के लिए? डाप्सन किसकी इकाई है? ओजोन। ओजोन घनत्व की मोटाई मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
न्यूटन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूटन की जो खोज हुई थी, अभी एक सूत्र है ईटा पर नाचे, सूत्र याद कर लीजिए, आपको तीनों लोगों का नाम मुख्य रूप से याद हो जाएगा, क्या क्या आविष्कार किए थे। तो न्यूटन किसने किया था? चैंडविक। नाचे, चैड- एन फॉर आपका न्यूटन है और चा फॉर चैडविक है। चा फॉर जो है नाचे, चे फॉर चैडविक है। ईटा इलेक्ट्रॉन, थॉमसन या थॉमसन पर प्रोटॉन और रॉस या रदरफोर्ड है। इस तरह से कुछ नाम आप जो कुछ सूत्र छोटे छोटे हैं उसको याद कर लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देखिए इसमें एक चीज और पूछता है, नाभिक में क्या मुख्य रूप से होता है? नाभिक में क्या होता है? अरे भाई नाभिक के मुख्य, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन देखिए, नाभिक वाला क्षेत्र देखिए आपका ये है, देखिए लिखा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स लिखा हुआ है, और इसके बारिश देखिए जो भी क्षेत्र इसके मतलब इस तरह से करके यहाँ कुछ बनाया हुआ है। चलिए, इसकी खोज करने वाले कौन थे न्यूटन के? ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है चैडविक, पहला वाला ऑप्शन जो चैडविक है इसको आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपके ज्योग्राफी से, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? मतलब ये सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का सिद्धांत देने वाला कौन था? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन और हर नाम लिखा है, तो सबको पता है किसने दिया, बता दीजिए। न्यूटन सर। न्यूटन ने दिया है। पुस्तक का नाम बताइए जिसमें दिया उसने, उस पुस्तक का नाम बता दीजिए हमको। इथोपिया ऐसे कुछ नहीं। तो बताए, पुस्तक का नाम परीक्षा में पूछा कई बार है, प्रिंसिपिया नाम उसका है, प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, उसी में सिद्धांत उसने दिया है। प्रिंसिपिया। और देखिए एक नाम देखिए यहाँ पे कोपरनिकस का दिख रहा है, गैलीलियो का नाम एक दिख रहा है यहाँ पे, गैलीलियो। गैलीलियो ने कौन सा काम किया था? दूरबीन। दूरबीन का आविष्कारक था ये। और जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका है, क्या नाम उसका है, सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। बृहस्पति। बृहस्पति के चार जो है बड़े ग्रह, चार बड़े उपग्रह जो है, आर्यो, क्रेस्टा, नियो, एक नाम और था, उसके खोजकर्ता थे, इसलिए उसको गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। और प्रथम बार दूरबीन से ये जो है, जो प्रयोग कोपरनिकस ने कहा था कि धरती, पृथ्वी का केंद्र जो सूरज है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, प्रथम बार इसने दूरबीन से दिखाया कि नहीं नहीं, इसे सिलेंडर के माले जो है उस आविष्कार को बाहर नहीं निकालता, कहीं हमारे पर भी ना जो है हमारे हमको भी जला फूक न दिया जाए। क्योंकि कोपरनिकस फिर क्या हुआ था, कोपरनिकस ने जब ये कहा कि नहीं नहीं, जो पोप का मत था उस समय, पोप का मतलब होता है संयुक्त धर्मगुरु, पोप का जो मत था कि सूरज स्थिर है पृथ्वी घूमती है, नहीं नहीं, सूरज घूमता पृथ्वी स्थिर है, ये पोप का मत था, मतलब ईसाई धर्मगुरु का मत था ये। तो होता क्या है, तो ये कहता है कि गैलीलियो, कोपरनिकस कहता नहीं नहीं, सूरज स्थिर पृथ्वी घूमती है। इसी के उल्टा जब इसने कहा सिद्ध करो तो नहीं माना, तो बाद में जो इसी पर बहस होती है पोप से इनमें, बाद में पोप ने इनको जो जिंदा जलवा दिया। इसी डर के माले गैलीलियो ने सब कुछ देखा, सुना, लिखा, इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने आविष्कार को जो है बाहर निकालूं, डर के माले लिख पढ़ के छोड़ दिया। इसके मरने के बाद इसकी सारी बातें जो है, जो कि लिखा पढ़ा था, वो बाहर आती है किताब के रूप में, मरने के बाद आती है। और देखिए यहाँ पे कोपरनिकस का नाम जो दिया, परीक्षा में पूछता है कि प्रथम बार किस व्यक्ति ने बताया, किसने सिद्ध किया कि सूरज स्थिर है पृथ्वी घूमती है? तो एक कहने वाला कौन था? कोपरनिकस। और न्यूटन के बारे में जानते हैं, बहुत सारे सिद्धांत न्यूटन ने दिया हुआ है। और ये डी वाला ऑप्शन कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्या चीज था पता नहीं है। अगले पे प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है, लाइफ डिवाइन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष।
तो किसने लिखा है इसको? राधा कृष्णन ने लिखा है कि महात्मा गांधी ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है? राधा कृष्ण। अरविंद घोष। चलिए जवाब दो हैं, अब उसमें अरविंद घोष हैं कि चलिए हम राधा कृष्णन पर क्लिक करते हैं, फिलहाल अरविंद घोष ही इसके हैं। देखिए ये अरविंद घोष है सर, अरविंद घोष है। देखिए गलत किया, अरविंद घोष को सही किया उसने। अरविंद घोष इसके हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। और लाइफ का मतलब होता है जीवन, डिवाइन मतलब होता है दैवी, दैवी जीवन। पंडिचेरी इनका आश्रम था, ओलीविले। पंडिचेरी में एक जगह है, इसको ओलीविले के नाम से जानते हैं। और अरविंद घोष का क्या है वो? आश्रम है। मुख्य रूप से परीक्षा में भी पूछ लिया कि भाई ओलीविले आश्रम पंडिचेरी में जो है ये किसका आश्रम है? तो अरविंद घोष का आश्रम है। अभी जल्दी में आपके एक अरविंदो सोसाइटी करके आई थी इन्हीं के नाम पे। चलिए अगली रचना आपकी है भारत भारती के रचनाकार। बहुत महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। इसी के रचना के बाद महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। भारत भारती को लिखने के बाद जयद्रथ वैद्य, उनरोवा, तो इस तरह से कई रचना इनकी हैं। नाम बता दीजिए किसने लिखा है भारत भारती? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इन्हीं को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था इनको? गांधी। महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पता ही बहुत सारी लिखे भी हैं। महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चारों महत्वपूर्ण हैं आपके, महत्वपूर्ण लेखक हैं, रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। झंडा गीत किसने लिखा है? आसान प्रश्न है, जवाब इसका आना ही चाहिए। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी भी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा, सही हमारा। दो नाम लिखे, तीन नाम इसमें और भी हैं जो आपके काम के हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बताइए क्या चीज दी है भाई आपको? राष्ट्र की राष्ट्र प्रतीकों में क्या दिए हैं आपको? चटर्जी के द्वारा क्या लिया? आनंद मठ। आनंद मठ से क्या मतलब है? क्या चीज राष्ट्रगीत, क्या चीज इनका है? इनके द्वारा क्या लिखा गया है जो आपके राष्ट्र का सम्मान है? जी सुफलाम सुजलाम ऐसे कुछ है, पता नहीं वो क्या नाम है। राष्ट्रगीत है जी, राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम। जी जी जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिया गया है बताइए, हमको ये बताइए कहाँ से लिया गया है इसको? आनंद मठ। आनंद मठ। अभी आपने बताया जो आनंद मठ से, आनंद मठ इनका उपन्यास है और वहीं से जो है वंदे मातरम लिया गया है। 5 पाद है इसमें और 5 पादों का प्रथम पाद ही आपके राष्ट्रगीत के रूप में संकलित है। अभी भी जानिएगा कि इस तरह से आपके जो राष्ट्रगान आपका है जनगण मन अधिनायक जय, यही 5 पाद में है। प्रथम पाद ही आपके राष्ट्रगान के रूप में आपके आया हुआ है और बाकी पाद आप कोई देखे नहीं होंगे। हो सकता है कोई खोजे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाए 5 पादों के बारे में आगे क्या क्या लिखा उसमें है। और ऐसी मान्यता है कि ये जाट पंचम के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान गाया, मतलब वो गीत गाया था। सर मान्यता है कि सही है? नहीं सही है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता। पंजाब मतलब पूरे भारत के जनगण मन, सबके जन के, गण के, मन के, सबके अधिनायक आप हैं। भारत भाग के आप विधाता हैं। पंजाब से लेकर सिंध तक आपका ही जो है गान होता है। मतलब पूरी तरह से जो वर्णन उसमें है वो उन्हीं के लिए किया गया था। इसीलिए बाद में बड़ा विवाद हुआ कि नहीं राष्ट्रगान नहीं बनना चाहिए। बाद में राष्ट्रगान की मान्यता मिलती है। अमार सुनार बंगला इन्हीं के दौरान लिखा हुआ बंगला भाषा में है, जो की बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। परीक्षा में कई बार पूछा है। 1903 का डेट है, 1913 का डेट शायद है ये नोबेल पाए थे। अच्छा बताइए, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल इनके नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलता है, किस देश के निवासी थे वो? कई बार परीक्षा में आया हुआ है अल्फ्रेड नोबेल। जो विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार जो मिलता है इनके नाम मिलता है, किस देश के निवासी थे वो? अमेरिका। स्वीडन। देश का नाम है स्वीडन। और क्या बताओ आविष्कार कौन सा किए थे वो? कौन सा आविष्कार किया नोबेल ने? डायनामाइट।
और उन्होंने ये कहा कि मेरे कोई भी आविष्कार जो है विध्वंस के लिए प्रयोग जो है, युद्ध में प्रयोग जो है नहीं किए जाएंगे। और इसीलिए उनके उनके जो डायनामाइट का जो उनका प्रयोग होता है माइंस को तोड़ने के लिए, पत्थरों पर्वतों को जो उस तरह के होते हैं उनको मतलब गिट्टी मोड़ निकालने में उसका इस्तेमाल होता है। उस तरह की चीजों में इसका इस्तेमाल कोई सरकार नहीं करती है। चलिए, झंडा गीत तो भी चर्चा हुई इस पर। तो लिखने वाले कौन इसके हैं? श्यामलाल गुप्त पार्षद। और राष्ट्रगान पर भी बात, राष्ट्रगीत पर भी बात हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात भी चर्चा हो गई कि राष्ट्रगान इन्हीं का जनगण मनगढ़ है, इन्होंने लिखा है। 1911 में प्रथम बार ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाए थे, इसको प्रकाशित हुआ था, गाए थे कलकत्ता में ही गाए थे इसको। अगले प्रश्न पे आ जाइए। किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए, जवाब सही आपका है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और यहाँ का पंछी, यहाँ पे कौन सा जीव है, कौन सा राष्ट्रीय जीव कौन सा यहाँ पे है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? कंगारू। कंगारू है। तो वहाँ के जो क्रिकेटर उनको कंगारू कहते लोग हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से? बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। रिंग ऑफ फायर क्या चीज है भाई, बताइए कौन सी चीज है रिंग ऑफ फायर? अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं, अग्निवलय भी कहते हैं इसको, आग का गोला कहते हैं। है क्या चीज है? यहाँ सर बहुत ज्यादा जो है ज्वालामुखी है इसके क्षेत्र में, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसमें प्रशांत महासागर के चारों तरफ, ये एक तरह से मानिए कि इसकी तरफ एक आग का गोला, तब ज्वालामुखी के लगभग 400 से ज्यादा ज्वालामुखी इसके चारों कोने पर हैं इसके, तब किनारे किनारे इसके। कारण क्या है कि धरती के सबसे गहरा समुद्र जो आपका जो है प्रशांत महासागर है, तो धरती को फोड़ने का सबसे अधिक प्रयास, धरती जो अंदर जो आग को निकालने का प्रयास सबसे अधिक जो है इन्हीं महासागरों के छोरों पर करती है, जो सबसे गहरा होता है, जहाँ सबसे कमजोर पार्ट है। इसीलिए इस पर संयुक्त महाद्वीप के किनारे किनारे जो सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं? ज्वालामुखी मिलते हैं, और इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो कहने का कारण यही है, रिंग ऑफ फायर कहने का कारण यही है कि वहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी वहाँ पे रोजगार होते हैं। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? परीक्षा में प्रश्न कई बार आया होगा, बताइए। डेन्यूब, टाइगर, सीन, मरे डार्लिंग। सीन। चलिए, सीन नदी है। ये बताइए क्या चीज है जो दिख रहा है, ये कौन सा चीज है? अरे पेरिस का वो टावर एक है सर, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम है एफिल टावर। एफिल टावर। एफिल टावर के नाम से प्रसिद्ध है, और बहुत दो एक तरह से पुल बना है, पुल एक तरह से मानिए इसको आप। दो शहरों को बीच में सीन नदी पर ही बना हुआ है, और दो छोरों को जोड़ता है एफिल टावर। तो इसको एफिल टावर है पेरिस में है, सीन नदी पर ही बना हुआ है। तो पहली चीज तो पेरिस जो सीन नदी के तट पर ही पेरिस बसा हुआ है, और एफिल टावर भी आपका यहीं पर है। डेन्यूब नदी को, जिसको हम यूरोप की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, 13 देशों में बहती नदी है डेन्यूब नदी। और सीन नदी आप जान चुके कहाँ पर है, ये परीक्षा में बहुत पूछता है। मरे डार्लिंग को नाम बहुत लेता है, बताइए भाई कहाँ पे है मरे डार्लिंग नदी? फ्रांस में सर। मरे डार्लिंग नदी कहाँ पर है, कहाँ बहती है? विश्व की नदी है, परीक्षा में बहुत कई बार पूछा इसको है। ज्यादा पूछ रहा सर, मरे डार्लिंग। ये नदी ऑस्ट्रेलिया में है, मरे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कंफर्म हुए आप लोग? मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। अटलांटिक और प्रशांत
कौन सी नदी जोड़ती है? तो जवाब क्या आपका है? स्वेज, कील, शारदा और पनामा। पनामा। तो पनामा सही कर दें? सर इसी में कंफ्यूजन है, पनामा और सुएज दोनों में से कोई एक है। कंफ्यूजन मत रखिए भाई, अगर एक एक कंफ्यूजन रहेगा तो मामला बहुत गड़बड़ है। नहीं, ये स्वेज नहर तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सर ना? हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्म हो गया अभी। और स्वेज नहर एक तरह से एशिया यूरोप को जोड़ती है। ये आपके लाल सागर जो आपका है, लाल सागर का मतलब है कि जहाँ पे आपका अरब सागर है, अरब सागर का लास्ट छोर जो उधर है, उत्तर वाला जो है वो अरब सागर लास्ट छोर आपका लाल सागर के नाम से हो जाता है। बाद में ये नदी जाकर आपको जो है मध्य क्या बोलते हैं वो है भूमध्य सागर, मतलब लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। एक तरह से मानिए कि आपको जो पूरा पूरा अरब कंट्री जो आपके अफ्रीका महाद्वीप को चिरती हुई ये फिर जाकर यूरोप को जाकर टच करती है। एशिया, तीन चीज जानिएगा, एशिया, अफ्रीका और आपका यूरोप, तीन क्या बोलते हैं, तीन महाद्वीपों को टच करती है नदी, नहर टच करती है। अब एशिया का मतलब हो गया सऊदी, आपका एशिया मतलब हो गया कि आपका ये जो अरबियन कंट्री जो आपके हैं इधर के, जैसे सऊदी अरब हो गया, बाकी जो हो गया ये आपके एशिया में आते हैं। तो इसको बगल से निकलते इसके है। और इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका द्वीप मतलब मिस्र जो है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। इधर अफ्रीका महाद्वीप के पोर्शन को टच करती है, इधर जाके आपका जो भूमध्य सागर आपका यूरोप वाले भाग को जाकर टच कर देती है। तो तीन को चिरती हुई सबसे लंबी नदी है ये, सब नदी नहीं नहर, सबसे लंबी नहर आपकी है कौन सी? स्वेज। इसका राष्ट्रीयकरण किया था राजा ताहिर ने, किया था, मिस्र का निवास, मिस्र का राजा था वो, ताहिर के ही इसका राष्ट्रीयकरण की नदी किया था ये। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो जाएगा। और पनामा का नाम जो आता, देखिए पनामा यही है, जो नहर यहाँ चित्र जो दिख रहा है आपको है, ये पनामा नहर का ही चित्र है ये। पनामा नहर मुख्य रूप से जो है अटलांटिक और आपके प्रशांत महासागर को टच करते हैं, दोनों लोग जोड़ते हैं उसको, है दोनों को जोड़ते हैं। और सबसे बेस्ट, अगर कोई नहर व्यस्त की बात नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट नहर तो आपका कील नहर है, जो जर्मनी में आपके है। तो विश्व के सबसे अधिक जो है बड़े बड़े जहाजरानी जो आप अगल बगल क्रॉस करते हैं, इसी को लेकर क्रॉस करते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। एक चीज और देखिए, कील नाम दिया यहाँ पे, कील नदी आपकी जो है जर्मनी में शायद बहती है, जर्मनी में है कील नदी। अगले प्रश्न पे आ जाइए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? काफी बड़े चाव से पीते आप लोग हैं विश्व में। अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, कर्नाटक। चलिए जवाब आपका सही है, ब्राजील ही है जो उत्पादक है इसका जो है कहवा का या कॉफी का। और एक चीज और याद रखिएगा, साओ पाओ मंडी है विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है, जो ब्राजील में ही लगती है। और भारत की बात करो तो बता दो, भारत में कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। भारत में नंबर 1 कौन सा राज्य है कहवा कॉफी के लिए? कोई बताए भाई? असम है सर, असम चाय के लिए भाई, चाय के लिए, असम चाय के लिए, कर्नाटक है ये। कॉफी के लिए इसलिए मैंने कर्नाटक दोनों, कॉफी के लिए कहवा, कॉफी के लिए कर्नाटक ही है। देखिए तीन चीज याद रखिएगा, इसे रेशम उत्पादन में, चंदन में, कॉफी में, तीनों में आपका सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा आपका है? कर्नाटक है। चंदन में और कॉफी में और आपका जो रेशम उत्पादन जो होता है, तीनों में नंबर 1 आपका जो कर्नाटक है। तीनों याद रखिएगा ये यहाँ से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुमेलित नहीं है, ये कुछ जनजातियां, उनके पेश की जनजातियों को लेकर प्रश्न है ये। बताइए भाई कौन सुमेलित नहीं इसमें? एस्किमो, कनाडा, पिग्मी अफ्रीका, कांगो बेसिन।
बुशमैन, कालाहारी, रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, कौन सही करेंगे? पहला। यही एस्किमो वाला होगा सर, ये क्यों एस्किमो जो ध्रुव प्रदेश में होते हैं ज्यादातर इधर। कनाडा कहाँ पर है? कनाडा ध्रुव में नहीं है। अच्छा, ध्रुव में है। कनाडा है कहाँ पे? कनाडा जो है आपके जो उत्तरी अमेरिका है उसके सबसे ऊपरी पोर्शन आपका कनाडा आपका है। तो ध्रुवी तो ध्रुव क्षेत्र ही तो है वो, और क्या है वो? जी सर। यहाँ देखिए एक नाम कई बार मैंने चर्चा भी इस पर किया, रेड इंडियन लिखा हुआ है, रेड इंडियन। इसकी खोज वास्को डी, क्या नाम है उसने, कोलंबस क्या उनका अमेरिका खोज किसने किया था? अमेरिका खोज कोलंबस था। कोलंबस ने किया था। तो गया था, फिलहाल निकला था तो इंडिया के लिए। कोलंबस जो है भारत खोजने के लिए आया था, भारत का रास्ता खोजने के लिए आया था, भारत आने के लिए आया था। फिर पहुंच कहाँ जाता है? पहुंच जाता है अमेरिका। ये डेट मुझे नहीं याद है ट्रिप का कब गया था ये। और वहाँ के लोगों को देखता कहता था भाई लाल लाल है तो है, क्योंकि वहाँ की ठंडी ज्यादा पड़ती थी तो लाल लाल रंग के थे वहाँ पे। तो स्थानीय निवासी तो उनका नाम क्या देता है? ये रेड इंडियन नाम देता है। इस पर चर्चा मैंने कई बार किया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि रेड इंडियन कहाँ के हैं? अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका के मूल निवासी हैं ये। और बाकी सारे ऑप्शन सही आपके हैं। एस्किमो जो है कनाडा के हैं, जो आपका वो घर बनाते हैं बर्फ वाला इग्नू, हाँ वही। एक एस्किमो वाले वही है। हार्पून से शिकार करते हैं मछली का, हार्पून भाले से शिकार करते हैं मछली का। और क्या बोलते हैं, किसी पशु की चर्बी से जो घर को गर्म रखते हैं, क्या नाम उसका है? रेंडियर। रेंडियर। हाँ रेंडियर से। रेंडियर से घर, रेंडियर के मांस को जला करके घर को गर्म रखते हैं, उसी का बस कपड़ा पहनते हैं। और बर्फ के घर इग्नू में निवास का है। पिग्मी देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, पिग्मी। अफ्रीका कांगो बेसिन, सबसे विश्व के सबसे घने जंगलों में नाम कांगो बेसिन का भी आता है। लेकिन सबसे बड़े, सबसे घने जंगल की बात अगर आ गई तो अमेजन के जंगल आते हैं। सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल की बात अगर आएगी तो अमेजन का नाम आता है। लेकिन घने जंगलों में आपके पिग्मी का भी नाम आता है, या कांगो बेसिन नदी का नाम आता है। कांगो नदी कहाँ बहती है? कांगो नदी किस महाद्वीप में? रूस में। अरे भाई अभी कांगो नहीं लिखा हुआ है। कांगो बेसिन, बेसिन माने क्या होता है? बेसिन माने क्या होता है? बेसिन माने अमेजन बेसिन माने, अमेजन बेसिन माने क्या? गंगा बेसिन माने क्या होता है? ब्रह्मपुत्र बेसिन माने क्या होता है? बेसिन माने क्या है? घर में बेसिन सबके नहीं लगी होती है? घर में बर्तन साफ करने की जगह क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको जो लगाते घर में बर्तन साफ जहाँ करते हैं? बेसिन। बेसिन तो कहते हैं उसको। है बेसिन का मतलब होता है जल भराव क्षेत्र, जहाँ पे पानी रुकता है। इससे गंगा का पानी एक बार जहाँ तक टच करता है, जहाँ जहाँ पहुंचता है पानी उसका, उसको बेसिन कहते हैं उसका। अमेजन के पानी बरसात में जहाँ तक चढ़ जाते हैं, जहाँ तक मतलब उसका जल भराव क्षेत्र जहाँ तक होता है उसको बेसिन कहते हैं। कांगो बेसिन हो गया। कांगो बेसिन माने क्या होगा? मतलब कांगो नदी जो बहती है उसका जल भराव क्षेत्र जहाँ तक है उसका बेसिन है, उसका हुआ है, उसका पात्र है वो, मतलब उसको पानी को रुकने की जगह है वो। तो कांगो बेसिन मतलब हो गया कांगो नदी का बेसिन। कांगो नदी जहाँ बहती है। जो घने जंगल जो आपके हैं, पिग्मी जो आपके हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। और उसके नदी के अगल बगल के क्षेत्रों में ही इनका निवास इनका है। पिग्मी का छोटे छोटे होते हैं, खूब छोटे छोटे होते हैं, और यहीं पर रहते हैं। मतलब काले रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं पिग्मी, ठिगने रंग, ठिगने बिल्कुल होते हैं। ये बुशमैन को लेकर परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, बुशमैन को लेकर के। तो बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? बताए भाई, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? जनजातियों के प्रश्न अगर आते हैं तो 3-4-10 जनजातियां लगभग हैं भारत विश्व की जो परीक्षा प्रश्न जहाँ टच करते हैं। बुशमैन जो है अमेजन के जंगलों के निवासी हैं, अमेजन के जंगल जो है। और इन्हीं के बारे में प्रश्न आता है कि बिना दीवार के घर का निर्माण कौन करते हैं? शायद यही है
ये दीवाल घर वाले शायद एक काला हार, नहीं गलत हो गया ये बुशमैन वहाँ का नहीं, काला हारी मरुस्थल आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। हाँ, तो प्रश्न आपका थोड़ा सा जवाब गलत हो गया हमारा। वहाँ के निवासी कोई और है जो, इस प्रश्न एक आता पूछा मैंने कि बिना छप्पर के, बिना छत के घर का निर्माण कौन करता है? ये अमेजन के जंगल वाला, जंगल में जो रहते हैं उनका काम है, उनका काम है जो बिना छत का, बिना छप्पर का जो है घर बनाते हैं। तो उसके ऊपर जो दीवार नहीं होती है, ऊपर छप्पर नहीं उसके होता है, छप्पर घास फूस का। तो अफ्रीका क्या नाम, अमेजन जंगल वाला। लेकिन ये जो बुशमैन लिखा है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है ये। तो यहाँ के लोग जो है कालाहारी मरुस्थल के लोग जो है बुशमैन है, और काला मतलब यहाँ पर रहते। एक चीज विशेषता, परीक्षा प्रश्न एक बार 2011 में आया था यहाँ से, हम लोगों का था, तो वहाँ लिखा था कि लोहे के पात्र में शराब, नहीं लिखा था कि लौ मैदा रोग किसको होता है? लौ मैदा रोग को लेकर प्रश्न किया था। तो एक चीज जानिएगा, ये जो प्रक्रिया करते हैं जो ये लोग लोहे के पात्र में शराब पीते हैं, बुशमैन वाले, कालाहारी मरुस्थल वाले जो है। और इसी कारण क्या होता है, इनके बदन में लोहा पहुंच जाता है और पूरा चमकते दम है बदन इनका, क्या होता है एकदम चमकता है। उसी को लोहमयता रोग, लोहे की अधिकता कारण जो रोग होता है उसी को लोहमयता कहते हैं। सिडरोसिस नाम शायद इसका इंग्लिश में है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, नाम यही है, कोई और नाम है। तो बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के जो है ये जनजातियां हैं इनकी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, और वहां का जरा देखिए कि कोई सर्च मार्क देखिए कि अमेजन के जंगल वालों को क्या बोलते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा कंफर्म रूप से। आ जाइए, अगला प्रश्न आपका है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, सूडान को, मिस्र को और अल्जीरिया को, किसको कहते हैं? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? आवाज में मिल रही है ना? हाँ, चलिए ठीक है। प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सूडान, मिस्र, अल्जीरिया, किसी को चेक करें। ऑस्ट्रेलिया होगा ये। अगला प्रश्न आपका है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसने वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, कि जन्मदाता कौन है? वृक्षारोपण जो होता है एक सप्ताह होता है, उसी बीच में उसको मनाते हैं। मुझे सप्ताह का डेट नहीं याद है किस डेट में मनाते हैं। अभी वृक्षारोपण हुआ था, कौन सा महीना था ये? जुलाई में होता है, जुलाई से 7 जुलाई। तो वही वन महोत्सव, वही वन महोत्सव भाई, जिसको वन महोत्सव के नाम जाना जाता है। वृक्षारोपण वही है, वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव, वो एक ही चीज है। सर उसका डेट देखिएगा, डेट लगभग हमें लग रहा है यही महीना होगा, जिस महीने पेड़ लगाए जाते हैं। और इसको ये जुलाई से 7 तक है, ये जुलाई से 7। तो ठीक है। और देखिए इसमें 4 नाम यहाँ पे, बताइए किसने किया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। सर एक के मुंशी हूँ। के.एम. मुंशी जवाब सही आप लोगों का है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह के नाम से जानते हैं इसको हैं। और परीक्षा में प्रश्न कई बार टच भी किया यहाँ से। सुमेलित नहीं है, साइलेंट वैली केरल, फूलों की घाटी अरुणाचल प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, क्या सही करेंगे? वही सुंदर फूलों की घाटी है, वो उत्तराखंड में है ना? हाँ बिल्कुल सही है, चमोली में है और उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ अरुणाचल लिखा हुआ है, ये वाला गलत हो जाएगा। और साइलेंट वैली पीछे में कई बार आया हुआ है, केरल में है ये साइलेंट वैली, और सबसे समृद्ध क्षेत्र है ये, 16 घासें यहाँ पे पनपती हैं। और पश्चिम बंगाल के बारे में परीक्षा में टच किया हुआ है मैंग्रोव वन को लेकर के। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो कौन सी नदियां का निर्माण करती, कौन सी नदी निर्माण करती है डेल्टा का? ब्रह्मपुत्र। नील नदी। नील नदी भारत में बहती है? जी नहीं, नील नदी भारत में बहती है? नहीं सर। नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र में। मिस्र में बहती है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। 2 नदियां हैं,
दो नदियों के संयुक्त संयुक्त प्रयास से जो है सुंदरबन डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, संयुक्त रूप से मेघना के नाम से आगे गिरता है। और जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, और यही पर एक प्रश्न और बनता है, दो प्रश्न यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा तो हो ही गया है, एक है सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण यहाँ पे होता है, उसका नाम बताइए। मांजुली नदी द्वीप कहाँ पड़ता है ये, किस प्रदेश में? असम में पड़ता है सर। असम में पड़ता है, गुवाहाटी के बगल बगल है ये, गुवाहाटी के बगल है असम में। माजुली द्वीप का निर्माण होता है, लोहित नदी मिलती है वहीं पे, और लोहित नदी के मिलन स्थल के अगल बगल ही निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? नहीं तो प्रश्न है, कब किया गया सर? 72 में या 73 में? बताइए, तो कंफर्म करिए। टाइगर पुलिस जो है 73 में आया था सर। 73 में जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी। जवाब देखिए, गलत हो गया। 73 का ही डेट है भाई, नहीं 73 का ही डेट है ये, 73 का ही डेट सही है। सर वही कार्बेट वाले पर आया था। जिम 73 का ही डेट है। जिम कॉर्बेट स्थापना कहाँ पे हुई थी? जिम कॉर्बेट की स्थापना किस राज्य का है? प्रथम आपका टाइगर प्रोजेक्ट है ये जिम कॉर्बेट। गुजरात, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। गुजरात में गिरी उद्यान है, एशियाई शेरों का आखिरी आवास। परीक्षा में बहुत पूछता है जिम कॉर्बेट। गिर उद्यान के बारे में पूछता है, गिरी पर्वत वहां पे है, उसी पे गिर उद्यान अगल बगल है उसके। तो यहाँ पे जो है जिम कॉर्बेट प्रथम बार स्थापना, जिसकी प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जो गया था, ये जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। एक सूत्र इसके लिए बनाया था मैंने, राजा बाबू फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा और हेमा मालिनी ने जिम कॉर्बेट में डांस किया। एक राजा जी वहां पे है, गोविंद नेशनल पार्क है, और क्या बोलते हैं, एक है मालिन नेशनल पार्क वहां पे है। चंपा की घाटी है, फूलों की घाटी है चंपा। और क्या बोलते हैं इसका है जिम कॉर्बेट। ये सारे नेशनल पार्क आपके कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड में है। तो 1973 का डेट है, याद रखिए, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है इसको लेकर के, टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर के। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, शायद 72 का डेट इसका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का डेट 72 वाला है। हाँ ये सर 1972 में आया था। 72 में आया था। 1973 में जो उसकी बात जो है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है टाइगर प्रोजेक्ट की प्रथम बार जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो उसी के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट की। और 1992 का डेट जो है शायद 82 या 92 डेट हाथी वाले को लेकर के, हाथियों की प्रथम बार जो सुरक्षा के लिए एक अभियान मतलब एक बनाया गया था। सिमलीपाल का नाम, शायद सिमलीपाल का नाम आया होगा। 1982 है या 92 है, हाथियों के प्रथम बार प्रयास किया गया, सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया था। आगे आ जाइए। नकदी फसल में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। चलिए, नकदी का मतलब होता है पैसा देने वाली, तुरंत बेचो पैसा ले। जैसे गन्ना पैदा हुआ क्या करते हैं? घर में रखते इसको हैं, बेचते इसको हम, पैसा प्राप्त करते हैं। कपास का भी काम वही है, बेचते हैं पैसा लेते हैं। जूट का भी काम वही है। और गेहूं जो है खाद्यान्न फसल में आती है, नकदी फसल में नहीं है। और ये बताइए, सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में पैदा होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पर एकड़ की बात करें तब गुजरात। महाराष्ट्र का नाम आता है, महाराष्ट्र। कपास के लिए बात करें तब
कपास की बात करें तब कहाँ करेंगे आप लोग? कौन सा राज्य सबसे अधिक कपास पैदा करता है भारत में? महाराष्ट्र। सर काली कर्नाटक। मिट्टी। देखिए याद रखिए, काली मिट्टी याद रखिए, काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है भारत में? किस राज्य में? गुजरात में या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। तो गुजरात महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी मिलती है। तो काली मिट्टी जहाँ मिलेगी वहाँ ज्यादा आपका दो चीज, बाजरा और कपास की मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है काली मिट्टी। और काली मिट्टी बताओ कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनती है काली मिट्टी, कैसे बनती है? ज्वालामुखी रिगर से। ज्वालामुखी के लावे से बनती है। और इसका मतलब है कि वहाँ ज्वालामुखी लावे से बनी हुई मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? महाराष्ट्र हो जाएगा। हम कपास गेहूं, बाजरा और कपास की मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। जूट की बात करें तो क्या जवाब देंगे आप लोग? जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है भारत में, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, बहुत सही। बताओ गेहूं की बात करें तो? उत्तर प्रदेश। पंजाब। चलिए ठीक है। गेहूं में पंजाब है, उत्तर प्रदेश है भाई, देखिएगा इसको सही से। पंजाब ही है गेहूं में। पंजाब ही पैदावार में है क्या? क्षेत्रफल ज्यादा यूपी का ही है। हो सकता है सब मिला करके पैदावार पर एकड़ पैदावार ज्यादा वहाँ होती है, लेकिन हो सकता है मिलाकर सबसे अधिक यूपी का नाम यूपी हो जाता है इसमें हो आगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। पंजाब में सब पैदावार अच्छी होती है गेहूं की। पैदावार तो बढ़िया होते ही है। हो सकता है क्षेत्रफल लेकर सब भौगोलिक क्षेत्रफल मिलाएंगे अगर जो है पैदावार अधिकतम जो है किस राज्य की बात अगर आएगी, हो सकता है वहाँ यूपी आगे आ जाए। उसको देखिएगा सही से, मुझे कंफर्म याद नहीं है भाई गेहूं को लेकर के। चलिए यूपी है, बढ़िया है। गलत युग्म को पहचाने, आपको मैच करना इसमें कौन में सही मिल नहीं रहा है। तो देखिए, चाय है असम, मूंगफली बिहार, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। मूंगफली कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में मूंगफली पैदा हो गई। बरसात वाली फसल है मूंगफली। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है सर। मूंगफली गुजरात की है, गुजरात की। चाय आपकी असम की है, नारियल केरल का है, गन्ना उत्तर प्रदेश का है। अगले पे आ जाइए आप लोग। जादू घोड़ा एक खान का नाम है। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोना के लिए, यूरेनियम के लिए? जादू घोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क, मैग्नीज, सोना, यूरेनियम? नहीं पता है। जादू घोड़ा आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये शायद छत्तीसगढ़ में या उत्तर छत्तीसगढ़ में या झारखंड में है ये। भाई गाना कहाँ बज रहा है? अपना माइक सही कर लीजिए, कहीं गाना वाना बज रहा है कहीं रह तो अगल बगल। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड केनिंग? विलियम बेंटिंग। और किसके प्रयासों से लगाया था? राजा राम मोहन। राजा राम मोहन राय, बहुत बढ़िया। दरअसल इसमें हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक विभत्स रूप में सती प्रथा सामने आती है। पति मरते हैं तो पत्नी औरतों को जिंदा जबरदस्ती जो है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, भांग खिलाते थे। भांग खिलाने के बाद वो खुद मस्त हो जाते थे। उसके बाद आंख बंद करके जहाँ चाहे महिला को बैठा लेते थे जाकर उस पर। हंसते हंसते वो अपने पति के साथ जो है जिंदा मतलब इतनी बड़ी मतलब मर जाती थी वहां पे। और इनको समस्या तब आई जब इनकी भाभी को जलाया गया।
नहीं थे भी उसी के समर्थक थे। इनकी भाभी को जलाया गया जब इनके पिता इनके भाई साहब जल्दी मर गए तो भाभी को जलाया गया, तो मना करते रह गए लेकिन जल्दी जबरदस्ती जला दिया गया। तब जाके उसके विरुद्ध में खड़े होते हैं ये। और शायद विलियम बेंटिक का ही नाम इसमें देखते हैं। जवाब सही आपका विलियम बेंटिक। इसका डेट याद होना चाहिए, कब जलाया, कब बंद किया था इसने। चलिए अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। इतिहास का प्रश्न आपके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए जवाब इसका दीजिए। लाल किला कहाँ किसने बनवाया था? सर अकबर। शाहजहां ने बनवाया था। ये देखिए दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली का लाल किला। अकबर सर अकबर। शाहजहां ने बनवाया था। दो लोग अब आ गए हैं, इसके दोनों दो लोग हैं, एक लोग कहते हैं शाहजहां, एक लोग कह रहे हैं अकबर। तो लाल किले के बारे में है कि केवल तो दोनों सही है। आगरा का सर जो है वो, है आगरा का लाल किला जो है अकबर ने बनवाया। हाँ बिल्कुल जवाब सही होगा आपका। लाल किला आगरा का जो है अकबर ने बनवाया है, दिल्ली का किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पर दिल्ली लिखा है, इसलिए सही क्या हो जाएगा आपका? शाहजहां सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न बहुत अति इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जयदेव, लक्ष्मण सेन, गोवर्धन आचार्य। भाई अपना माइक सही करिए। जयदेव है सर, जयदेव। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए थोड़ा सा माइक सही कर लीजिए आप लोग, मेरे बगल का आवाज की हो तो माइक बंद कर लिया करिए, बस इतने की आवश्यकता है, नहीं तो सभी लोग डिस्टर्ब होंगे आपके साथ। गीत गोविंद के रचयिता हैं, कौन रचयिता है गीत गोविंद के? जयदेव। जयदेव, जयदेव सही है। लक्ष्मण सेन, देखिए चार ऑप्शन सूरदास हैं, गोवर्धन आचार्य हैं, लक्ष्मण सेन है और आपके जयदेव। यहाँ पे जवाब क्या आपका? जयदेव सही हो जाएगा। लक्ष्मण सेन का नाम जो आता है, दरबारी थे दक्षिण भारत के, नहीं दक्षिण भारत के शासक थे लक्ष्मण सेन, उन्हीं के दरबारी थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबारी कौन थे? जयदेव थे। जो दूसरा ऑप्शन बी वाला दिया लक्ष्मण सेन दिया हुआ है, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, उन्होंने ही गीत गोविंद लिखा हुआ है। और सूरदास के बारे में सभी लोग जानते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गणेश के, हर्ष, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। क्या सही करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य सर। चंद्रगुप्त मौर्य का ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसमें देखिए अगर बात करेंगे तो किस वंश का शासक कौन था, तो कनिष्क बताइए, कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का शासक है और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी के नाम से शक संवत चला हुआ है, शक संवत, जो कि भारत के कैलेंडर जो आपका है, कैलेंडर जो भारत का जो मान्यता प्राप्त कैलेंडर भारत का है वो आपके शक संवत ही है। लेकिन शक संवत के साथ साथ जो है भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी स्वीकार किया गया। तो दोनों चीज दिमाग में रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आपका, और दूसरी चीज है हर्ष। हर्ष किस वंश का बताया था? हर्ष किस वंश का शासक था? वर्धन। हर्ष जो है वर्धन वंश का शासक था। और इसके परीक्षा में जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, एक हर्षचरित पुस्तक और कादम्बरी के लेखक, जो आपको नाम बड़ा यहाँ फेमस है, नाम बता दीजिए किसका दरबारी था वो? हर्षचरित कादम्बरी का लेखक किसका दरबारी था? और एक नाम आता है भीमसेन का, जो परीक्षा में आपसे पूछता है बार बार। तीनों जो है इसी के समय भारत आए थे, हर्ष के समय में ही हर्ष के दरबारी भी थे। तो हर्ष की बात अगर आती है तो एक तो आप बाणभट्ट को याद रखेंगे, जो प्रथम बार जिसने एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चरित्र, और उसकी पुस्तक का नाम कादम्बरी बड़ी फेमस है। और उसी के दर्भ शासन काल में
वैनसांग भारत आया था। एक नाम फायान का बहुत पूछता हो, तो फायान भारत कब आया था? उसमें शासक कौन था? फायान भारत कब आया था? गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बैताल पचीसी देखते हो टीवी में आ रहा है, इसमें बैताल पचीसी वही चंद्रगुप्त चीनी था ना। हाँ, दोनों चीनी थे। वेनसांग और फायान दोनों चीनी थे, चीनी यात्री थे। और वेनसांग जो था नहीं, फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था और गुप्त वंश का शासक था वो। और ये जो है क्या बोलते हैं वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम भारत आया था, ये जो है वर्धन वंश का शासक था। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। आपके दर्शन शास्त्र से भी प्रश्न है ये। न्याय दर्शन के प्रणेता है कौन है? चारवाक, गौतम, कपिल, जैमिनी। क्या सही करेंगे? गौतम। न्याय दर्शन के गौतम है। कपिल। गौतम ने कौन किया है? गौतम का दर्शन कौन सा है? दर्शन। चारवाक का कौन सा है? चारवाक दर्शन ही है। खाओ पियो मस्त रहो। गौतम का है सर, गौतम न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन गौतम का है, कपिल का है? बताइए, कंफर्म करिए। गौतम का है न्याय दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन है। थोड़ा दुविधा में रहिए, सही प्रश्न गलत कर जाइए तो कंफर्म कर लीजिए है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जैन मंदिर याद रखिए, जैन मंदिर है, याद रखिए जैन मंदिर है। जैन धर्म का, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर जैन। महावीर जैन, ठीक है। तो बताइए भाई, मंदिर कहाँ पर है दिलवाड़ा मंदिर? राजस्थान में। राजस्थान में माउंट आबू जगह का नाम है, जिसको राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। सबसे ठंडी जगह राजस्थान की माउंट आबू है। और वहीं पर आपका दिलवाड़ा मंदिर आपका है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है। परीक्षा के बाद पूछा हुआ है, इसको सही कर लेंगे आप। अगला प्रश्न, विजयनगर के संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का, धर्मपाल, कृष्णदेवराय, विजयराय। और कोई बताए? हरिहर बुक्का था विजयनगर की स्थापना सर। इसका जवाब हरिहर और बुक्का है, दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का। और इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दौर में हुई थी। कृष्णदेवराय जो था इसका सबसे प्रतापी शासक था। जी सर जी। उसी के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसमें से एक नाम आपको मिलता है इसका, तेनालीराम का नाम मिलता है। नवरत्नों में 3 लोगों का नाम आता है, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। नवरत्नों में 3 लोगों का नाम आता है। एक नाम है सबसे विक्रमादित्य का नाम आता है, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पहला नाम उसी का आता है, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसमें उसके बाद नंबर आता है अकबर का, नवरत्न वाला। तीसरा नंबर आपका जो है नहीं, दूसरे नंबर में नाम है कृष्णदेवराय का। उसके बाद नाम आता है अकबर का। तीन लोग दरबार में नवरत्न रहते थे। उसके बारे में आप अलग से खोजेंगे तो मिलेगा कौन कौन से नवरत्न थे, जैसे आर्यभट्ट, बराहमीर। तो किसके दरबारी थे लोग? आर्यभट्ट, बराहमीर किसके दरबारी थे? कौन सर? आर्यभट्ट, बराहमीर किसके दरबारी थे? आर्यभट्ट, बराहमीर ये सब कृष्णदेव के ही दरबारी। नहीं, दरबारी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी जी। और चलिए अब आगे आप लोग सर्च मारिएगा, आगे चलता हूँ मैं।
आईने एक मेरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबुल फजल। जवाब सही है आपका, अबुल फजल जवाब सही है। उसका दरबारी कौन था? अबुल फजल था। एक नाम, दो नाम और सुन लीजिए यहाँ से परीक्षा में जो पूछता है। फिरदौसी का नाम यहाँ दिया, बड़ा महत्वपूर्ण रचना है इसकी, परीक्षा में कई बार आई हुई। नाम बताइए क्या लिखा इसने, फिरदौसी ने? फिरदौसी की पुस्तक का नाम बताइए। शाहनामा, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। और शाहनामा में ईरान का इतिहास या फारस का इतिहास लिखा हुआ है। कोई यात्रा में है, अपना माइक सही कर ले ताकि आवाज टकराए ना। तो फिरदौसी मोहम्मद गजनवी का एक तरह से उसके साथ भारत आया, फिरदौसी भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ फिरदौसी भारत आया था। और फिलहाल इसकी पुस्तक का नाम शाहनामा है। शाहनामा का मतलब होता है बादशाहों का इतिहास। शाहनामा का मतलब होता है, एक राजा मिलता है भारत में जिसका नाम था बलबन, उसके बारे में शाहनामा को उल्लेख वहां पे मिलता है। उसने कहा था कि मैं अफरासियाब वंश का हूँ। और अफरासियाब वंश का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसी शाहनामा पुस्तक में ही मिलता है। चलिए आगे आ जाइए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? तख्ते ताउस। शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, क्या सही करेंगे? अहमद शाह अब्दाली आया था, इसको उठा ले गया था भारत से, ईरान उठा ले गया था। तो दरबारी अंतिम शासक कौन था जो बैठा था इस पर? इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तख्ते ताउस का निर्माण या मयूर सिंहासन का निर्माण। बताइए भाई क्या सही करेंगे? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। अगला है, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकाल तख्त का मतलब है कि कौन धर्म है? सिख धर्म। सिख धर्म। गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद। तो किसने किया था इसकी स्थापना अकाल तख्त की? चलिए गुरु गोविंद सिंह है। जब गुरु हरगोबिंद है, गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। थॉमस मुनरो का संबंध किस बंदोबस्त से था? सर थॉमस मुनरो एक नाम है। एक 3 बंदोबस्त बने थे, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, तो उसमें से एक का संबंध सर थॉमस मुनरो से है। तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त कोई नहीं। क्या सही करेंगे? अस्थाई बंदोबस्त। गलत हो गया, ये रैयतवाड़ी है। अगला है, पेपगत का सिद्धांत किसने दिया था? या लैप्स ऑफ थ्योरी या पेपगत का सिद्धांत, ये देने वाला कौन था? जी सर, पेपगत क्या होता है सर? वही गायब करने, राज हड़प नीति जो है, राज्य हड़प नीति, डलहौजी था। वही शब्दावली थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। पेपगत मतलब होता है कि हड़प लेना। इसे लैप्स ऑफ थ्योरी, लैप्स माने भी होता है गायब कर देना उसको, हड़पने वाला काम, गायब करने वाला काम। तो वही शब्दावली वही है, शब्दावली थोड़ा सा चेंज हो जाती है। कभी कभी जो है कि पाषाण काल को प्रस्तर काल देता है। अब उसमें कहेंगे सभी आपसे, अब आप जो सीटेट वाला परीक्षा जब देंगे तो सब कुछ जानते रहेंगे आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी दिया था कि ऐसे अंगूर की खेती होती है, क्या बोलते उसको है? अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? कौन सा वो है, कल्चर है? विटी कल्चर है। तो वहां पर द्राक्षा खेती दिया था, द्राक्षा खेती दिया था सीटेट में। अब द्राक्षा माने पता होगा तो जान पाएंगे आप। द्राक्षा माने क्या होता है? द्राक्षा माने क्या होता है? अंगूर सर। अंगूर होता है। तो
तो वैसे इसे आपको उलझा देगा। अगर आपको शब्दावली कमजोर अरे अगर तो है तो आपके ये तो संस्कृत है। संस्कृत है तो क्या हुआ, संस्कृत से हिंदी निकली है। संस्कृत से हिंदी निकली है। हाथ जगह पे अगर हस्तलेख लिख दे, हाथ लेख की जगह हस्तलेख लिख देगा तो उसको नहीं जानना आपको काम है मतलब इसका क्या है, इसका है भाई हाथ भी, हाथ संस्कृत हिंदी में आपके है, उसी की संस्कृत तत्सम शब्द आपके हस्त है, हस्तलेख लिखता है। आप हाथ लेख लिख दें, हैंड राइटिंग कह लीजिए उसको। हाँ, सभी शब्दों की संस्कृत तो नहीं जान पाएंगे। जानने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। ऐसे भी परीक्षा में एक प्रश्न में आया था, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। तो आपको कहीं उर्दू में आया है इसका, हिंदी कहा जा रहा है इसका, परीक्षा में एक नंबर चला जाएगा आपका। जानना पड़ेगा आपको ना, प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ये पीसीएस में प्रश्न आया था, नीम हकीम खतरे मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से कुछ चीजें आप इससे भाग नहीं सकते, इसे आपको जानना पड़ेगा। शब्दावली मजबूत करिए अपनी तो आप पकड़ेंगे उन चीजों को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, लाड डलहौजी लाड बोले जली, लाड डलहौजी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एस के सेन। यशवंत सेन। सही बात है, चलिए आपका ही टिक करते हैं। चलिए जवाब सही आपका हो गया, यशवंत सेन। जो राष्ट्रीय मतलब जो सरकारी इतिहासकार जो थे यशवंत सेन थे। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास हेतु आना ही चाहिए। पहली बात देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे मैथिली गुप्त ने लिखा है इसको। एक चीज आपके काम की है जो बिना कुछ किए आपको मिल रहा है यहाँ पे। इसके लेखक कौन है, मैथिली गुप्त। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कहाँ से लिया गया इसको। पंचवटी से सर, पंचवटी से ही लिया गया है। और इसमें कौन सा समास बताओ, समास कौन सा इसमें है। त्रिगु समास यहाँ पे संख्या, कोई संख्या यहाँ पे है। मैं पूछ रहा हूँ चारुचंद की चंचल किरणें पूछ रहा हूँ। समास नहीं, मैं गलत हो गया, अलंकार पूछ रहा हूँ। अलंकार कौन सा इसमें है। चारुचंद की चंचल किरणें, कौन सा अलंकार इसमें, अनुप्रास अलंकार। बहुत बढ़िया, अनुप्रास अलंकार वहां पे। देखिए इसका पंचवटी, इसका जवाब क्या हो जाएगा, पंचवटी संख्या पूर्व द्रिगु, इसके पहले संख्या हो तो द्रिगु होता है। तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास यहाँ पे देखिए। लेकिन द्विगु समास की विशेषता है, सभी संख्या वाले शब्द द्विगु समास ही नहीं होते। एक विशेषता इसकी होती है, जो लिखा हो वो चीज दिखाई पड़े, वो चीज हो। जैसे देखो पांच देखो बट के पेड़, एक पेड़ यहाँ पे, दो पेड़ यहाँ पे, तीसरा नंबर यहाँ, चौथा और पांचवा। 5 बट के पेड़ों का समूह है तब पंचवटी हुआ है। अगर पेड़ एक हो उसको पंचवटी करें तो समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो समाहार होना चाहिए, मतलब समूह होना चाहिए। द्विगु समाहारे, द्विगु क्या हो, समाहार माने क्या होता है, समूह। मतलब संख्या भी हो, समूह उसका हो। जैसे नवरात्रि आपका हो गया, नवरात्रियों का समूह। अगर समूह नहीं है तो आपका समास वहां पे द्विगु नहीं होगा। अभी हम कहते दशानन, दशानन में समास कौन सा होगा सर, बहुब्रीहि। तो यहाँ पे क्या समूह नहीं है, दशानन में कोई समूह है। नाम हो गया ना, किसी तीसरे को संकेत दे रहा है। दरअसल मतलब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे 10 सिरों का समूह नहीं है, बल्कि इसका मतलब ब्राह्मण होता है। अगर यहीं पर अगर होता कि 10 सिरों का समूह, दशाननम समाहार, तब यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका जो त्रिभु समास होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है 10 कैसे, दशाननम यस्य सा, वह अर्थात ब्राह्मण।
तो यहाँ पे इस तरह का बनता है, इसलिए थोड़ा संतर हो जाता है। अभी की जरूर मैंने कई बार चर्चा बताया भी आप लोगों को है। शब्दावली जो हमारे शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। सारे बहुब्रीहि समास के जो पद होते हैं परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में बार बार प्रश्न टच करता है। सारे बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं योग रूढ़ होते हैं। इसके बाद के जो पहले समास जितने भी आपके हैं सबके सब यौगिक होते हैं। अब इसके गहराई को तब समझ में आपको आएगा जब इसके बारे में बताया जाएगा यौगिक और योग रूढ़ क्या क्या होता है, अंतर दोनों में क्या है। और बिल्कुल वही चीज आपके समास में भी जाकर लागू होती है। मतलब मेरा कहना तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर आपको समास का ज्ञान अगर आपको है, पता आपको है कि यौगिक कौन है, आपको हमें लग रहा है कि जो आपके यौगिक और योग रूढ़ शब्द जो पूछता परीक्षा में आपको है, अगर आपको समास का ज्ञान है तो आप गलती नहीं करेंगे। जैसे मान लो पंकज दे दिया परीक्षा में, पंकज पूछे कि पंकज शब्द कैसा है, यौगिक है योग रूढ़, क्या जवाब देंगे आप? जी मान ली परीक्षा में दे रहे पंकज शब्द है, यौगिक योग रूढ़ मूल, तो क्या जवाब देंगे आप? योग रूढ़ है सर। योग रूढ़ है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। कुछ मत सोचिए, बहुब्रीहि समास उदाहरण है तो योग रूढ़ होगा। अगर आपको पीताम्बर दे दे, पीताम्बर, आगे क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन में लिख दे बिछड़ो, तो समास कौन सा हो जाएगा आपका? पता कौन सा हो जाएगा? ये योग रूढ़ हो जाएगा। अगर वहीं पीताम्बर लिख दे और लिख दे कि वस्त्र लिख दे आगे, तो आपका ये यौगिक हो जाएगा तुरंत। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अगर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो ये योग रूढ़ होगा। अगर इसका उदाहरण जो है बाकी अन्य समास को अगर है तो यहाँ पे आपका यौगिक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आप लोगों का है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किसको कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी? सर अवधि। अच्छा, अवधी को कौरवी कहते हैं कि खड़ी बोली का एक नाम है कौरवी? खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है। खड़ी बोली कौरवी। खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है। चलिए, तुलसीदास की विकृत जो कृति था, कृति लिख दिया गया है। तुलसीदास की कृति जो ब्रजभाषा में नहीं है, इसमें रचना एक ब्रजभाषा में 3 है, एक अवधी में लिखा हुआ है। बताना आपको इसमें कौन सा अवधी है, कौन सा ब्रजभाषा का है? कवितावली, पत्रिका, गीतावली और रामचरितमानस, क्या सही करेंगे? रामचरितमानस अवधी। ये अवधी में, बाकी तीनों किसमें है? बाकी कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली किसमें है? ये ब्रजभाषा। परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा, इसको याद रखिएगा दिमाग में। तो इस तरह क्या है कि आपको ये पता कि अवधी में सब लिखे हुए हैं, अवधी भाषा में, क्योंकि रामचरितमानस फेमस है, फेमस है। तो रामचरित के चक्कर में लोग ये सोचते हैं कि तुलसीदास ने सब अवधी में ही लिखा हुआ है। इनकी 3 रचनाएं ऐसी हैं जो किसमें है? जो ब्रजभाषा में है। तो कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली 3 इनकी जो है ब्रजभाषा में है, बाकी रचनाएं इनकी जो है अवधी में। चलिए, इसको जवाब क्या सही करेंगे? रामचरितमानस आप सही कर देंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब न नसइयों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, क्या सही करेंगे? अब लो नसानी अब न नसइयों, कौन सा रस है? भक्ति भक्ति रस। शांत रस होगा यहाँ पे, शांत रस। सर इसका मतलब क्या हुआ? पूरा पढ़ेंगे तब इसका मतलब समझ में आएगा। पूरी लाइन जब पढ़ेंगे आप तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसका अर्थ आता है समझ नहीं आया मतलब क्या इसका यहाँ पे है। पूरी पंक्ति पढ़ेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे समझ में आएगा मतलब क्या इसका। फिलहाल मैं बताऊंगा आपको, जो भी आपके भक्ति काल के जो लेखक मिलेंगे जो निर्गुण शाखा के होते हैं, सबकी रचनाओं में शांत रस से मिलेगा आपको। तो चाहे आपको कबीरदास मिल जाए, चाहे आपको जो है कि रैदास मिल जाए, अगर इतने ये लोग लिखे कुछ हैं अगर
तो आपको ज्यादा संभावना वहां पे क्या है, शांत रस में होगा, या निर्वेद, जो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है उसमें मिलेगा आपको। मतलब शांत निर्गुण की सब रचनाएं किसमें मिलेंगे आपको, शांत रस में ही मिलेंगे आपको। और अगर आपके अभी ये तुलसीदास आ जाए, सूरदास आ जाएंगे, तो वहां रस कौन सा मिलेगा आपको, भक्ति रस। वहां भक्ति रस वहां मिल सकता है। भक्ति रस उसे है ही नहीं किताब में, आपके किताब में आपके भक्ति रस है नहीं। आपके रस जो 9 बनाए गए हैं, शांत रस जो आपका 9वां रस है, हाँ रसों में भक्ति रस का भी नाम आता है, लेकिन भक्ति रस है ही नहीं सिलेबस में आपके। तो हो सकता है कि आपको इस तरह कोई प्रश्न देना आपको जिसमें भक्ति रस इसमें आ जाए आपका, आ भी सकता है, लेकिन फिलहाल संभावना रहेगी शांत रस तक ही आपको सिमटेगा आपको। तो दिमाग में रखिएगा, परीक्षा प्रश्न इससे अगर आते हैं, अगर भक्ति जा रहे हैं तो आप शांत रस पे लौट आइएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, बिन पग चले सुने बिन काना, कैसे आगे लाइन है, कर बिन करे कर बिन जाना। हाँ, तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है, यमक, कंट्रास्ट, विभावना, विसंगति। जवाब इसका आपका विभावना पहले आ चुका, विभावना ये है जब बिना कारण के कार्य हो, कारण ना कोई हो, फिर भी पानी ना बदल ना हो, पानी बरसने लगे, आग ना हो, धुआं निकलने लगे, ये प्रक्रिया जब हो, जहाँ पे होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। और यहाँ पर आपका विभावना अलंकार है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये लाइन है, किसने लिखा इसको है, बिहारी ने लिखा। कहाँ पे रचना का नाम बताए उनके, बिहारी सत्सई। कितने दोहे उसमें है, 713 दोहे, 718 या 13 मिलता है। समास कौन सा उसमें होगा, सत्सई में समास कौन सा होगा, नहीं। संख्या पूर्व त्रिगु, सता नाम दोहा नाम समाहार, सत्सई। आ जाइए यहाँ पे, अब बताओ अलंकार कौन सा यहाँ पे, यहाँ अनुरागी चित्त के अलंकार कौन सा है, विरोधाभास, यमक, रूपक, वक्रोक्त, कौन सा अलंकार, पहला वाला सही, विरोधाभास। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं विरोधाभास को, सेम शब्द आपके इंग्लिश में मिलेगा इसका विरोधाभास का, इसे यहाँ पे वैसा वहां पर, और इंग्लिश से हिंदी में आया हुआ रस है ये रस जो आपका है, अलंकार जो आपका है इंग्लिश से हिंदी में आया हुआ है, मतलब इंग्लिश से हिंदी में आया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में नहीं गया हुआ है। बताइए भाई कौन सा अलंकार है इसमें, मतलब है तो इसका नाम इंग्लिश में नाम क्या है इसका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। कई बार बताया मैंने आप लोगों को, ऑक्सीमोरन। जैसे हैविंग नथिंग है थाल, कुछ नहीं सब कुछ उसके पास है। स्मोकिंग इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ब्लाइंड, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस तरह से जो उल्टा बिल्कुल होती हैं। जैसे क्या बोलते हैं, धूमपान मीठा जहर है, स्वीट, स्मोकिंग इज स्वीट पॉइजन, इज रेगुलर इरेगुलर, नियमित अनियमित है। मतलब दो विरोधी शब्द मिलते हैं और चमत्कार पैदा करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, इसी को हम कहते हैं विरोधाभास। यहाँ पर विरोध ना होते विरोध दिखाया जाता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। इस प्रेम भरे हृदय की बात को कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों ये श्याम माने काले रंग में डूब रहा है, त्यों त्यों ये साफ होता जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है। जबकि यहाँ पे श्याम का मतलब कृष्ण से है, उज्जवल का मतलब होता है पवित्र होने से। यहाँ विरोध नहीं कोई, फिर भी विरोध दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। वीरों का कैसा हो बसंत, कविता की रचयिता कौन है, केदारनाथ, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। सुभद्रा कुमारी चौहान।
सुभद्रा कुमारी चौहान। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पद पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए जहाँ पे वीर अनेक। ये लाइन किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। भारत की आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ये माखनलाल चतुर्वेदी। परीक्षा में प्रश्न पूछा कि भारत की आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आता है वहां पे। हिमक्रीट और वीरों का कैसा हो बसंत, ये रचना जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और इन्हीं के अलावा इस मुकुल है और भी कई रचना इनकी, बड़ी फेमस रचना इनकी है। और लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई पर भी लिखी है ये, शायद कविता इनकी है। खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, ये इन्हीं की लाइन है ये। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, बचपन को लेकर लिखा इन्होंने है। तो ये रचनाएं किसकी है? ये रचनाएं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है, क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल, गारसर तासी, शिव शंकर सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो जवाब क्या सही करेंगे? पहला वाला ही होगा। हाँ यही सही है। गरसत फ्रेंच में इतिहास लिखा है इसने, बड़ा लंबा पढ़ने का इनका किताब का नाम है। हिंदुस्तानी हिंदुए कैसे क्या क्या करके है, एक पन्ने का इनका लाइन है, इनकी एक लाइन की है। इतिहास का नाम इनके फ्रांस भाषा में लिखा गया है और ये फ्रांस के थे। गार्सा किस देश के थे? फ्रांस के थे। और प्रथम बार इस व्यक्ति ने जो भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। रामचंद्र शुक्ल का नाम जानते हैं? बताओ कौन सी पुस्तक का नाम बताए इनके जो इतिहास लिखे हैं? ये पुस्तक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी इनकी है? कामायनी। ऐतिहासिक पुस्तक का नाम बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास बताइए, क्या लिखे हैं ये? रामचंद्र शुक्ल का है। हाँ याद नहीं आ रहा है सर, कई ठो लिखे हैं, निबंधकार भी हैं ये। निबंध नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ इतिहास में क्या लिखा है इन्होंने। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर पुस्तक इनकी फेमस पुस्तक इनकी एक है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है उसका है, हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखने को बहुत सारी पुस्तकें लिखा है इन्होंने, लेकिन इनका जो ऐतिहासिक पुस्तक इनकी जो है, जो इतिहास को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर लिखी हुई है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये रामचंद्र शुक्ल के ही पुस्तक है। आपके बस्ती के निवासी थे, बस्ती घर था इनका। ये तो फ्रांस का था। शिव शंकर सिंह सिंगर, मिश्र बंधु का भी नाम। इसे परीक्षा में जो प्रश्न आपका यहाँ से आता है, जो जानना है आपको है, परीक्षा में पूछा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या दिया हुआ है, मध्यकाल का नाम क्या दिया हुआ है, आधुनिक काल का नाम क्या दिया हुआ, इस तरह प्रश्न पूछता परीक्षा में। शिव सिंह सिंगर ने क्या क्या नामकरण किए, मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपके आते हैं। कोई बताएगा हमको रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण क्या क्या किया हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास का? इस काल को क्या बोले हैं ये? बता दे हमको। चलिए हमारा भी टाइम लगभग 1.5 घंटा होने वाला है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। 51 प्रश्न हो चुके हैं आपके। कोई बता दे पढ़ ना। नहीं याद आ रहा है सर, याद नहीं आ रहा है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है। आपके रीत काल का नामकरण इन्हीं का है, रीत काल उसको बोले हैं। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जो आदिकाल नामकरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए सर। चारण काल हाँ, चारण काल रामकुमार वर्मा का है। चारण काल का नामकरण जो है रामकुमार वर्मा का है, हिंदी साहित्य। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, इसके आगे हम नहीं पढ़ाएंगे। अब 52 प्रश्न हो गए आपके। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन? अंतिम प्रश्न आपका है स्क्रीन पे। ईसा अल्लाह खान। चलिए बहुत बढ़िया।
बाकी 3 नाम और यहाँ पे नाम बता दीजिए क्या क्या लिखे हैं ये लोग। सदन मिश्र बताइए क्या लिखे हैं। नचिकेतोपाख्यान। बहुत बढ़िया। लालू लालू लाल ने क्या लिखा है। सुख सागर। लल्लूलाल सुख सागर। सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा हुआ है। सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा हुआ है। और लल्लू लाल ने क्या लिखा है। अरे उनका एक तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है मास्टर, बहुत पॉपुलर है, याद नहीं आ रहा। चलिए कुछ आप लोग भी देखिए। इंटर में पूरा चारों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये बार बार परीक्षा में आते हैं, आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यह साहित्य से सर बहुत कम प्रेम पूछता है। सागर शायद प्रेम सागर कुछ रचना इनके से कुछ है, मुझे सही से हाँ साहित्य से पूछता तो कम प्रश्न तो आता है, एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। प्रेम आधुनिक सागर से आ जाए, चाहे आधुनिक सागर से आ जाए, चाहे आधुनिक से आ जाए, चाहे बाकी जगह प्रश्न एक आध प्रश्न तो साहित्य से रहते ही रहते हैं। और एक चीज और जानिएगा, लिंक करना सीखिए, लिंक करिए उसको। इसे वहां उठा के यहाँ लिंक करिए, उठा के यहाँ से वहां लिंक करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं हो। नहीं तो सर वैसे ही पढ़ रहे हैं। जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक वही चीज है ना, जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपके दिमाग में एक चीज से 3 चीज जुड़ी हुई है तो भूलेगा नहीं, मतलब उससे वो याद हो जाएगा तो उससे वह याद हो जाएगा। हाँ विज्ञान में कह रहे हैं सर कि 5 नंबर का आता है, लेकिन कितना बड़ा सिलेबस है विज्ञान, अब उसको पढ़ना पड़ रहा है। अरे भाई 5 नंबर नहीं, वही तो आपको नौकरी दिलाएगा। 5 नंबर नहीं है, 1 नंबर से नौकरी मिलती है। हुआ सर, 1 नंबर से नौकरी मिलती है। सही है सर। विज्ञान 10 नंबर है। विज्ञान 10 नंबर में है। मिला के पर्यावरण मिला के होगा ना। विज्ञान एनवायरमेंट अक्का चीज अलग थोड़ी नहीं है। विज्ञान, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट तीनों अक्का चीज है। हाँ 10 नंबर का रहता है सर। इसको अलग करिए मत। विज्ञान अलग भले है, सुनिएगा, विज्ञान अलग भले है लेकिन तीनों का मतलब एक है। आपका भूगोल आपके विज्ञान में मिलेगा, भूगोल पर्यावरण में मिलेगा, पूरा पर्यावरण पूरा विज्ञान में मिलेगा करके। तो एक चीज पढ़िए, तीनों चीज वहाँ तीनों चीज मिलेंगी आपको। विज्ञान पढ़ेंगे तभी आपको एनवायरमेंट मिलेगा, एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब आपको ज्योग्राफी मिलेगी, और तीनों एक ही चीज है। हाँ सही कह रहे हैं सर। तीनों एक तालमेल करके ही पढ़ना आपको है। अब पिछले सुपर चर्चा में सर विज्ञान से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। बिल्कुल पूछ सकता है।